दोस्तों एक कहावत है, सोसाइटी प्रिपेयर्स द क्राइम एंड क्रिमिनल्स कमिटेड। और शायद इसीलिए समाज में हमेशा से क्राइम की मौजूदगी रही है। यूएस में 9/11 अटैक के बाद यूएनएससी ने एक रेजोल्यूशन के द्वारा टेररिज्म और ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015-16 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स की फाइनेंशियल वैल्यू ग्लोबल जीडीपी की 7% यानी लगभग $5 ट्रिलियन के बराबर थी। ग्लोबलाइजेशन के पहले जब दुनिया का संपर्क एक दूसरे से नहीं था, तब भी क्राइम हो रहे थे। और जब ग्लोबलाइजेशन, आईटी रिवॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी में ये समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, वैसे ही क्राइम के नए तरीके भी सीखता गया। और आज हम ऑर्गेनाइज क्राइम के उस रूप को देख रहे हैं जिसमें रीजनल और ट्रांसनेशनल क्राइम ग्रुप्स टेररिज्म के सपोर्ट सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे हैं। इंडिया में हुए कई टेररिस्ट अटैक्स में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नेक्सस को डिस्क्लोज किया है। 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हो या 2019 का पुलवामा अटैक, सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो या नक्सलिज्म, ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हमने देखे हैं जिसमें टेररिस्ट और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स का नेक्सस सामने आया है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स और टेररिज्म का लिंकेज समझाना है। इस डिस्कशन के माध्यम से हम आज इन ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा इंडिया में फैलाए जा रहे ऑपरेशंस को जानेंगे, साथ ही इन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा लिए गए स्टेप्स पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो ऑर्गेनाइज क्राइम की कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन पॉपुलर थ्योरी के अनुसार जब 3 या उससे ज्यादा लोग प्लान्ड मैनर में कोई क्राइम या रूल ऑफ लॉ का एक्सप्लॉयटेशन फाइनेंशियल और मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स पाने के लिए करते हैं, तो उसे एक ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाता है। इस ऑर्गेनाइज क्राइम को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। यदि ट्रेडिशनल तरीकों को देखा जाए तो बहुत लंबे समय से हमारा समाज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गैम्बलिंग, एक्सटॉर्शन, प्रोस्टिट्यूशन या रॉबरी जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम से जूझता रहा है। वहीं नॉन ट्रेडिशनल यानी ग्लोबलाइजेशन और दुनिया की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से नए चैलेंजेस जैसे कि साइबर क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक करेंसी, हैकिंग, पोर्नोग्राफी जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम सामने आए हैं। यहाँ हमें एक बात समझनी होगी कि किसी रीजनल क्राइम ग्रुप को ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप बनने के पीछे ग्लोबल गवर्नेंस की कमी एक मुख्य कारण है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस के बीच तालमेल की कमी ने उभरते हुए ट्रांसनेशनल क्रिमिनल्स को फायदा पहुंचाया है। जहां एक दूसरे से जुड़ते हुए देशों ने एक ग्लोबल डिमांड और सप्लाई चेन की शुरुआत की, वहीं इसी चेन ने रीजनल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसनेशनल ग्रुप बनने का मौका प्रदान किया। किसी लोकल ग्रुप द्वारा कमिटेड क्राइम के डिस्क्लोज होने के बाद गवर्नमेंट इन्हें कंट्रोल करने के अनेक प्रयास करती है। ये प्रयास गुड और इफेक्टिव गवर्नेंस के कारण डेवलप्ड कंट्रीज में सफल होते दिखाई देते हैं। वहीं डेवलपिंग और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में लॉ एंड ऑर्डर के स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस न होने के कारण गवर्नमेंट द्वारा लगाए कंट्रोलिंग एफर्ट्स ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते। कई इंसिडेंट्स में गवर्नमेंट प्रेशर के कारण क्रिमिनल्स ऐसे देशों में माइग्रेट करते हैं जो मजबूर हो जाते हैं और जहां उनकी क्रिमिनल एक्टिविटीज कंटिन्यू रह सके। गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका और कई लैटिन अमेरिका देश ऐसे एग्जाम्पल्स में शामिल हैं जहां क्रिमिनल्स को सेफ हेवन प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि साइबर क्राइम की बात की जाए तो एक्सपर्ट्स का क्लेम है कि इन क्रिमिनल्स को रशिया और चाइना जैसे देशों में संरक्षण मिलता है और इस तरह एक रीजनल या लोकल क्राइम ग्रुप ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम का रूप ले लेता है। यदि इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो हमें दोनों तरह के ऑर्गेनाइज क्राइम से आज जूझते नजर आ रहे हैं, चाहे वो मुंबई का अंडरवर्ल्ड हो या नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स, पंजाब ड्रग माफिया या आंध्र प्रदेश का फैक्शनलिज्म। नक्सलिज्म से लेकर जम्मू कश्मीर की इंसर्जेंसी और टेररिज्म जैसे अनेक चैलेंजेस ने इंडिया के हर रीजन में कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज क्राइम के रीजनल और ट्रांसनेशनल रूप के इम्पैक्ट को विटनेस किया है। आइए इंडिया में इन ग्रुप्स के प्रेजेंस और इम्पैक्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूं तो एक्सपर्ट्स इंडिया में ऑर्गेनाइज क्राइम्स बढ़ने के कई रीजंस देते हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, पुअर गवर्नेंस, लैक ऑफ एजुकेशन, पोरस बॉर्डर्स, ग्लोबलाइजेशन एक्सेट्रा।
लेकिन इन सब के अलावा हमारे देश की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जियोग्राफिक कंडीशंस ने ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के बढ़ने में मेजर रोल प्ले किया है। नेपाल और भूटान के साथ अपने बॉर्डर होने से ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग आसानी से कंडक्ट होती है। इंडिया गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान जैसे देश आते हैं, और गोल्डन ट्रायंगल, जिसमें कि थाईलैंड, म्यांमार, लाओस जैसे देश आते हैं, इनके बीच लोकेटेड हैं। ये सारे देश आज हैशिश, ओपियम, हेरोइन और कैनाबीज जैसे ड्रग्स की प्रोडक्शन के सोर्स माने जाते हैं, और ट्रैफिकिंग रूट में इंडिया का प्रेजेंट होना हमारे देश को इन क्राइम्स के लिए वल्नरेबल बना देता है। रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान गवर्नमेंट द्वारा अफगानिस्तान कैप्चर करने के बाद ड्रग्स की स्मगलिंग में भारी इजाफा हुआ है, और इसका इम्पैक्ट इंडिया समेत सारी नेबरिंग कंट्री पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी इलिसिट ड्रग्स के प्रोडक्शन में तेजी देखी जा सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2011 में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ने 48 टन हेरोइन का प्रोडक्शन किया था, जो कि उस समय अफगानिस्तान के प्रोडक्शन का 2 गुना था। इंडिया के साथ ओवरलैंड और सी रूट होने के कारण इस ड्रग ट्रेड का इम्पैक्ट इंडिया में भी देखा गया। दोस्तों, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम को इंडिया में मेनली 3 कैटेगरीज में देखा जा सकता है: इलिसिट गुड्स और नार्कोटिक सब्सटेंस की ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग, इलिसिट सर्विसेज जैसे कि फ्लैश ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कमर्शियल सेक्स, अबडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे क्राइम्स, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एंड गवर्नमेंट, जिसके अंतर्गत साइबर क्राइम, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन जैसे क्राइम्स आते हैं। यूं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लार्ज स्केल पे इन क्राइम्स को एक्सपीरियंस करता है, लेकिन मुंबई कई दशकों से ऑर्गेनाइज क्राइम्स का ग्राउंड जीरो रहा है। कैलकाटा, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में हजारों की संख्या में ब्रॉथल्स हैं, जो कि प्रोस्टिट्यूशन के हॉटस्पॉट्स को शो करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के कारण गल्फ कंट्रीज की तरफ होने वाले इलीगल माइग्रेशन में भी बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स के रोल को शो करता है। साथ ही पाकिस्तान के साथ हमारा पोरस बॉर्डर ट्रैफिकिंग और स्मगलिंग को ईजी बना देता है। दोस्तों, आइए इन्हीं कुछ ग्रुप्स के बारे में जानते हैं जो इंडिया में होने वाले ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम में इन्वॉल्व हैं। टी कंपनी। दाऊद इब्राहिम द्वारा दुबई से ऑपरेटेड ग्रुप अपने कनेक्शन के दम पर एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग और हवाला जैसे कई लीगल काम करता है। इसके अलावा छोटा राजन, बबलू श्रीवास्तव गैंग जैसे न जाने कितने ग्रुप्स मुंबई में ऑर्गेनाइज क्राइम में लंबे समय तक इन्वॉल्व रहे हैं। गोवा और पंजाब माफिया फॉरेन के ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का गैंग है, जिसमें थाईलैंड, चाइना, रशिया और यूरोप के क्रिमिनल्स मिलकर इलीगल ड्रग्स की इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग करते हैं। बंगाल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट, कश्मीर में हवाला और फेक करेंसी जैसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स हमारे देश के लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेटन करते हैं। इन एक्ट से न केवल सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी आती है, बल्कि ये ग्रुप्स कई जगहों को पैरेलल सेंटर ऑफ पावर्स क्रिएट कर देश की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को भी थ्रेटन करते हैं। फ्री मार्केट्स को अफेक्ट करने के साथ नेशनल एसेट्स को भी ड्रेन करते हुए ये ग्रुप्स आम पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट करने का सोर्स बन जाते हैं। दोस्तों, इन इश्यूज के अलावा यदि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन ग्रुप्स के साथ मिल जाते हैं तो ये नेक्सस किसी भी देश के लिए क्रिटिकल चैलेंजेस लेकर आता है। दोस्तों, हमें टेररिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच के इस डिफरेंस को ध्यान में रखना होगा कि मोस्टली ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स का कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं होता और वो केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए ऑपरेट करते हुए जनरली वायलेंस से दूर रहकर कोवर्टली काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है, जहां ये ग्रुप्स लार्ज स्केल पे ओपन वायलेंस के द्वारा अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यूं तो यूएस में हुए 9/11 अटैक के बाद स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की स्क्रूटनी इंक्रीज हुई है, जिससे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में भी कमी देखी गई है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी ही स्क्रूटनीज की वजह से ये टेरर ग्रुप्स फंडिंग के लिए ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप की तरफ मूव करने लगे। दोस्तों, टेररिस्ट ग्रुप्स को अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए ह्यूज फंडिंग्स की जरूरत होती है, इसलिए ये ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स के साथ मिलकर हवाला, ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम्स, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे बहुत से क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं और अपनी फंडिंग की जरूरत को पूरा करते हैं। अपने देश में हमने इस नेक्सस को मुंबई 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में देखा था, जब डी कंपनी जैसे रीजनल क्राइम ग्रुप ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करते हुए इंडिया के अगेंस्ट हमले किए थे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स को एब्स्ट्रैक्टली ज्वाइन कर लेते हैं, वहीं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल ग्रुप्स टेररिस्ट को अक्रॉस बॉर्डर रिलोकेट करने में हेल्प करते हैं। और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने इनकी कोलैबोरेशन को स्ट्रॉन्ग किया है। डिजिटल करेंसी और डार्क वेब के द्वारा आर्म सप्लाई और मनी का ट्रांजैक्शन इजीली कंडक्ट होना इन ग्रुप्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आया है।
दोस्तों, ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म का नेक्सस आज इंडिया के लिए एक मेजर थ्रेट बन चुका है। यदि नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स की बात की जाए तो वहाँ के सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने बहुत सी जानें ली हैं। ULFA, NSCN जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स ने इस रीजन को कभी स्टेबल नहीं होने दिया। इन ग्रुप्स के द्वारा यहाँ पैरेलल गवर्नमेंट चलाने की कोशिश की जाती है। ये ग्रुप्स फंडिंग के लिए इलीगल ड्रग्स, आर्म्स और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कुरियर की तरह काम करते हैं। वहीं कश्मीर की बात करें तो इस रीजन में लश्कर-ए-तैयबा, JKLF, जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स ने काफ़ी खून बहाया है। कांधार हाईजैकिंग के अलावा रूबिया सईद की किडनैपिंग में जिन टेररिस्ट को रिलीज किया गया था, आज उन ग्रुप्स के मास्टरमाइंड बनकर सामने आए। हालांकि कश्मीर में ये लिंकेज डिफरेंट है। पाकिस्तान के सपोर्ट के बावजूद इंडियन डिफेंस फोर्सेस ने इन्हें कोई पैरेलल गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया और ना ही गवर्नमेंट रिसोर्सेज मिलिटेंट्स के हाथ लग रहे हैं। लेकिन इन ग्रुप्स की फंडिंग एक्सटर्नल स्टेट्स के हवाला, चैरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे तरीकों से की जा रही है, जिसमें मेजरली पाकिस्तान और गल्फ कंट्रीज का रोल देखने को मिलता है। इसके अलावा कश्मीर में फेक करेंसी की स्प्रेडिंग में ये टेररिस्ट कुरियर का काम करते हैं। केरला के यूथ्स का ISIS ज्वाइन करना इस नेक्सस के प्रभाव का एग्जाम्पल है, जिसमें ये यूथ्स बिना गवर्नमेंट की नज़र में आए ISIS तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। 26/11, 2001 पार्लियामेंट अटैक और हाल ही में हुए उरी, पठानकोट और 2019 के पुलवामा अटैक को देश शायद कभी ना भूल पाए। इन अटैक्स की फंडिंग और आर्म्स एंड एक्सप्लोजिव की सप्लाई ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स ने की थी। लेकिन सवाल यह है कि हम इन चैलेंजेस को कैसे टैकल कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया ने पंजाब में टेररिज्म को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करने की अपनी कैपेबिलिटी को साबित किया है। साथ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इन ग्रुप्स की ड्रग ट्रैफिकिंग एक्टिविटीज पे कड़ी निगरानी रख रहे हैं। UAPA 1967 के द्वारा हम एक्सट्रीमिस्ट और क्रिमिनल माइंडसेट के लोगों को देश का नुकसान पहुंचाने के पहले रोकने के साथ साथ पनिश भी कर रहे हैं। AFSPA जैसे एक्ट्स ने इंसर्जेंसी झेल रहे रीजन्स में सिक्योरिटी फोर्सेस को लीगल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड की है। इसके अलावा NIA, IB और रॉ जैसे एजेंसीज को और स्ट्रॉन्ग बनाकर और उनको आज की जरूरत के अनुसार मॉडर्नाइज कर हम इन चैलेंजेस से और बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने 2019 में रेजोल्यूशन 2482 अडॉप्ट किया था, जिसके द्वारा मेंबर स्टेट्स टेररिज्म और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम के बीच लिंक को एड्रेस करते हुए उससे निपटने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं। साथ ही इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरपोल की हेल्प से दुनिया में इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस के ऑप्टिमल यूज से हम इन क्राइम्स को भी बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक और IMF भी मनी लॉन्ड्रिंग की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहा है। किसी सभ्य समाज में ऑर्गेनाइज क्राइम का होना अपने आप में ड्रेडफुल है। ये क्राइम्स दिन प्रतिदिन आम लोगों की जिंदगी, उनके परिवार और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को डिमोलिश कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी उद्देश्य, कोई भी पॉलिटिकल एम्बिशन या कोई फाइनेंशियल ग्रीड ह्यूमन लाइफ से बड़ी नहीं हो सकती। एजुकेशन, गुड गवर्नेंस, करप्शन और इनइक्वालिटी को खत्म करके हम शायद इन चैलेंजेस से निपट सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया कि ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम्स क्या होते हैं और कैसे ये देशों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे निपटने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा ये वीडियो UPSC मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है और क्राइम और टेररिज्म से रिलेटेड सवाल UPSC GS3 के सिक्योरिटी सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे, जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। एंड द क्वेश्चन इज दैट कीपिंग इन व्यू इंडियाज सिक्योरिटी थ्रेट्स, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड देयर नेक्सस with terrorist organizations. Also discuss defensive measures taken by the government against these organizations. And with that question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।